गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के साइंस विज्ञान के पेपर को सोल्व करेंगे जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम कर चुके हैं। अब हम पार्ट 4 करेंगे जिसके अंदर सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। उसी का आज हम सेक्शन 4 कंप्लीट करके इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए थे, जिसमें 7 का 1 पार्ट हमने कर लिया था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। चाल मापी यंत्र द्वारा वाहन की तय की गई दूरी को मापता है। क्या ये कथन सही है और कैसे? स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस द मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हाउ? देखो क्या कह रहा है कि चाल मापी यंत्र स्पीडोमीटर क्या डिस्टेंस को मापता है, दूरी को मापता है। तो हम लिख देंगे फर्स्ट क्या है, नहीं। ये क्या स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकेंड वो पूछ रहे कि हाउ, कैसे, तो आप लिखोगे चाल मापी यंत्र द्वारा वाहन की चाल मापी जाती है। हम लिखेंगे चाल मापी यंत्र द्वारा वाहन की, यहाँ से चाल मापी यंत्र द्वारा वाहन की चाल मापी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं स्पीडोमीटर अ डिवाइस टू मेजर स्पीड बाय अ व्हीकल। यहाँ पे यह हटा के लिख देंगे स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर स्पीड बाय अ व्हीकल। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही यहाँ पे करवाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जो पौधों को स्वपोषी प्रकृति बनाता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस टू मेक प्लांट ऑटोट्रॉप्स इन नेचर। आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले वहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। कौन सी विधि द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। यहाँ पे आप जरूर लिख दीजिएगा कि मैं लिखना भूल गई, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी विधि है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के पास क्लोरोफिल होता है जिससे वह सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निष्कासन, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो ये है। इसके साथ आप प्लांट का एक डायग्राम भी है फर्स्ट चैप्टर में, वहां से डायग्राम भी थोड़ा, क्योंकि 3 मार्क्स का ना, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करके लिखिएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लांट मेक देयर ओन फूड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। प्लांट हैव क्लोरोफिल। प्लांट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट मेक कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी जरूर ऐड कर दीजिएगा। और आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उसको भी आप बना लीजिएगा। प्लांट लीव से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक इक्वेशन दी गई है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 9 देखेंगे। अमाशय, पेट में भोजन का क्या होता है? 3 बिंदु। व्हाट हैपन टू फूड इन स्टमक? स्टमक 3 पॉइंट्स। हमको 3 पॉइंट्स लिखने की पेट में भोजन का क्या होता है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। अमाशय में उपस्थित जठररस। देखो 3 काम बताने, तो सबसे पहले हम जठररस का काम बताते हैं। जठररस भोजन को पचाने में मदद करता है, जैसे कि पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इजी वे में लिख सकते हैं कि जो जठररस है वो भोजन को पचाने में काम करते हैं। अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl उपस्थित होता है, जो जीवाणुओं को मारने में हमारी रक्षा करता है। पेट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया चले गए हैं तो जीवाणुओं को मारकर हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। और अमाशय की जो भित्तियां होती है भोजन को मिक्स करने या मिलाने, लिख सकते हैं आप, मिलाने या मिक्स करने के काम आते हैं। 3 पॉइंट लिखने थे। जठररस क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। अमाशय क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है? जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है। और थर्ड क्या है? भोजन की जो अमाशय की जो भित्तियां हैं वो क्या करती है? भोजन को मिक्स करने का कार्य करती है। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प टू डाइजेशन इन फूड। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प, एक सेकेंड, एंड द वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? वॉल। स्टमक की जो वॉल है इस तरह से मिक्स करने में उसमें हेल्प करती है। तो ये 3 पॉइंट्स। इसके अलावा भी स्टमक का एक पैराग्राफ दिया गया है, आप वहां से भी डिटेल में आंसर कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि 3 मार्क्स का है। पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र में दृढ़ रोम कहाँ उपस्थित होते हैं और इसका कार्य क्या हो? ये एक एकदम NCERT से लिया गया है। वेयर इज विलाई लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? क्या उसका फंक्शन है उसके बारे में आपको बताना है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे 6th, 7th, 8th क्लास के। आप जरूर उनको कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा।
तो देखो क्या कहा गया, दीर्घ छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि छोटी आंत है ना उसकी दीवारों पर पाए जाते हैं, यह अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दीर्घ देखो इंटेस्टाइन का काम क्या है, छोटी आंत का काम क्या है, अब्जॉर्प्शन का करना, मतलब अवशोषण करना। तो जितने ज्यादा दीर्घ होंगे वो क्या करेंगे, अवशोषण की सतह को या सतर को बढ़ाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दीर्घ छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाते हैं और ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। देखो किस तरह से आंसर लिखेंगे आप, विलाई आर फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कार ए और कार बी क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, इनमें से कौन सी कार तेज चल रही है और कितनी। कार ए एंड कार बी आर मूविंग विद द 45 किलोमीटर पर आवर एंड 50 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, विच कार इज मूविंग फास्टर एंड बाय हाउ मच। तो देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, 1 मीटर पर सेकंड में दिया गया है। तो हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में पहले चेंज करना है, उसके बाद देखना है दोनों की यूनिट्स को हमको क्या करना है, सेम करना है। देखो इस क्वेश्चन में हमें पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो ए जो कार है वो कितना चल रही है, 45 किलोमीटर आवर, लेकिन बी कार को मीटर सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर सेकंड को हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो किस तरह से करते हैं, हमने पहले भी देखा है, 18/5 से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 3 जा कितना हो जाता है, 72, 18 3 जा कितना हो जाता है। तो देखो क्या यहाँ पे क्या, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, 5 से कट कर दिया 3, तो 18 3 से कितना होगा, 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 54, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पर, हम यहाँ पर 54, तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54। देखो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या, एक बार समझो, यहाँ पे हमने जब लिखा तो हमारा ए की स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, 45 किलोमीटर पर आवर। अब बी की स्पीड अभी हमने निकाली तो कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी हो गई यहाँ पे, 54 किलोमीटर। किस तरह से किया, अभी एक बार फिर बता देती हूँ। हमने क्या किया, 15 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 को क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको, हमें क्या करना है, अब ये दोनों किलोमीटर पर आवर में आ गया है। अब ये दोनों जो यूनिट्स है हमारी सेम हो गई है, किलोमीटर पर आवर में आ गई है। तो अब आप देखो कि कौन सी गाड़ी जो है वो तेज चल रही है। तो ये देखो जो बी गाड़ी है, जो बी कार है वो 54 की स्पीड से चल रही है, जबकि एक जो कार है वो 45 की स्पीड से चल रही है। तो कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी जो कार है वो क्या कर रही है, तेज चल रही है। फर्स्ट हमारा आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बी आ जाएगा। सेकंड वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच, कितनी स्पीड उसकी तेज है। तो 54 में से जब 45 माइनस करेंगे तो 9 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 9 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड क्या है, तेज है। ध्यान से करिएगा, इजी है, बस आपको किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कंफर्म है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस आपको दोनों की यूनिट हमेशा हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ पर बी जो स्पीड है कार की वो तेज है, बी तेज चल रही है, और इसके अलावा वो कितना तेज चल रही है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा यहाँ पे सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ पर अभी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर एक सरल लोलक 42 सेकंड में 20 दोलन पूरे करता है। A simple pendulum complete 20 oscillation in 42 सेकेंड। ओके, आवर्त काल किसे कहते हैं, उपरोक्त लोलक के आवर्त काल की गणना कीजिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन द पेंडुलम। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। Time taken by a vibration object from the complete one oscillation is called the time period. Time taken by a vibrating object from a one complete oscillation, आप सीधा से लिख लीजिए कि एक जो oscillation है उसको complete होने में जितना टाइम लगता है, time taken by a one complete oscillation is called time period। आप अभी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सिर्फ डेफिनेशन, time taken by a one complete oscillation is called time period। अब आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आगे देखो क्या कहा गया है कि उपरोक्त लोलक में आवर्त काल की गणना कीजिए, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो किस तरह से हम करेंगे, हम 42 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। हम क्या कर देंगे, एक, तो इसे देखो हम किस तरह से निकालेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम रखेंगे 42 यहाँ पे सेकेंड डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि सेकंड समय डिवाइडेड बाय दोलन, ये इसका फॉर्मूला होता है आवर्त काल निकालने का, या उस यहाँ पे जो है कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड। तो 42 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे अगर हमको सॉल्व करेंगे 2.1 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम पीरियड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फाइनल इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज। यदि आवर्त
उपर्युक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो आई थिंक कि उसके जो कोई उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि एक्चुअली अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा उसकी स्थिति को चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो वो इसी तरह से क्या करता रहेगा, अपना जो टाइम है वो लेता रहेगा, या फिर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा जो आवर्त काल है वो कम हो जाए, पीरियड छोटा हो जाएगा उसको कंप्लीट करने का। तो ये है आज का सैम्पल पेपर। इसी तरह सभी सैम्पल पेपर आपको करवाए जाएंगे, आप उसकी रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज।